सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पप्पू सिंह प्रजापत की जो बुक है मध्यकालीन भारत की, जो 2 पार्ट के अंदर आती है, तराइन से पानीपत 1191 से लेकर 1526 तक, और जो सेकंड पार्ट है वो मुगल कालीन भारत जो 1526 से लेकर 1707 तक आता है। 2 पार्ट के अंदर ये बुक है। कैसा क्या मैटर है इसकी बात करेंगे। और बात करें सबसे पहले तो ये कितनी मोटी है, तो देखिए पेजेस की संख्या इसमें अच्छी खासी है। और पहले पार्ट की अगर बात करें तो देखिए इस पार्ट के अंदर आपको सल्तनत काल का पूरा विवरण दिया गया है, और सितंबर 2020 में इसका पहला संस्करण आया था, और जो मेरे पास है ये इसका नवीनतम संस्करण है। और बात करें इसका मूल्य, जो प्रिंट रेट है वो 460 रुपये दिया गया है। अब देखिए विषय सूची देखें तो पहले पार्ट के अंदर 18 अध्यायों में बांटा गया है पहले पार्ट को, 1 से लेकर 18 तक, जिसमें दिल्ली की कहानी, गोरी वंश के बारे में बताया गया है, और दिल्ली के जो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान हैं उनके बारे में, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, यानी ये सल्तनत काल को विशेष फोकस किया गया है इस बुक के अंदर। और सल्तनत काल के बारे में, उसके अलावा उनके जो आर्थिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और जो उनका सामाजिक जीवन था सल्तनत काल के अंदर, और भक्ति और जो सूफी आंदोलन था, इन सभी टॉपिक्स को इसके अंदर कवर किया गया है। अब बात करें पेजेज की संख्या, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 594 पेज, तो जो ये अध्याय दिए गए हैं आपके 18, इनको शामिल किया गया है। और उसके बाद में 4 अध्यायों में जो परिशिष्ट हैं, सार संग्रह है, और जो शब्दावलियाँ हैं उनको बताया गया। अब देखिए चूंकि मोटी किताब है, पेजेस की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब आपको इसके अंदर जो फैक्ट हैं वो भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे, और जो टॉपिक हैं उनको विस्तार से कवर किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली के विभिन्न शहर बताए गए हैं 1450 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। अब देखिए दिल्ली की कहानी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से दिल्ली का बसाया गया, कौन किस शासक ने बसाया गया, फिर उसके ऊपर किसने आक्रमण किया गया। इस प्रकार से दिल्ली के बारे में आपको एक जो विद्यार्थी होता है और जो एक अपनी समझ बनाना चाहता है, तो उन सभी बातों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। बात करें फ़ॉन्ट की, तो हाँ, फ़ॉन्ट चूँकि देखिए पेज जो है वो एक ज़्यादा ना तो बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा है, तो जो फ़ॉन्ट है ना उसको ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट नहीं कह सकते आप। ठीक है, आपको देखने पर ठीक समझ में आ रहे हैं, इतने ही फ़ॉन्ट है। इसके अलावा मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़ॉन्ट जो है और जो साइज़ जो अक्षर की वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो भी मैटर है उसकी अगर बात करें तो वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाया गया है, और किस प्रकार से आपकी जो समझ विकसित हो सकती है किसी टॉपिक के बारे में, पूरा विस्तार से उसको दिया गया है, और फैक्ट को भी भरपूर मात्रा में लिखा गया है। तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो इतिहास विषय से, या आप कोई पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। या आप इतिहास विषय के विद्यार्थी हो, और अगर आप जो आपकी कॉलेज है उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में आप अध्ययन कर रहे हो, तो आपको इस बुक को प्रेफर करना चाहिए, ताकि जब भी आपकी जो आप किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे, तब तक आप इस बुक को अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बुक है। और इस पहले पार्ट के अंदर आपको सल्तनत काल के बारे में बताया गया है, और विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके अलावा बात करें तो फैक्ट की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो भी भरपूर आपको दी गई है। जैसे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, इसके बारे में जैसे खिलजी क्रांति का अपना एक महत्व है, खिलजी क्रांति किसे कहते हैं उसको एक विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। और फिर उसके बाद में जो सुल्तान हुए हैं सल्तनत काल के, उनके बारे में बताया गया है। ताजुद्दीन कोची का जो षड्यंत्र था उसके बारे में बताया गया। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है जिसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा राजस्व सुधारों के बारे में बताया गया, सल्तनत काल में किस प्रकार से राजस्व सुधार किए गए। तो आप यहाँ देख सकते हो जो शब्द हैं
जो खूत है उसका क्या मीनिंग होता है, हकूक एक होती क्या होती है, किस्मत एक होती क्या होती है। देखिए वर्तमान जो पैटर्न है एग्जाम्स का, उसके अंदर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इनको यहाँ पर विस्तार से आपको बताया गया इस बुक के अंदर। तो अच्छी बुक है। आपको देखिए अगर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आपके पास मान लो 3 या 4 महीने हैं, तो आप इस बुक को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है दोनों ही, और दो पार्ट के अंदर ये दी गई है। तो इसको आप 3-4 महीने में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको केवल मध्यकालीन भारतीय नहीं पढ़ना होता, उसके अलावा प्राचीन इतिहास पढ़ना होता है और नवीन जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको पढ़ना होता है। तो अगर आपके पास 3-4 महीने तो आप इसको नहीं कवर कर सकते। हाँ, अगर आपकी एग्ज़ाम में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय है तो आप इन बुक्स के लिए जा सकते हो और आपको ये पढ़नी चाहिए, ताकि आप एक अच्छी समझ आप प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में आप बना सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अलग से सारनियाँ बनाई दी गई हैं और इसमें दिया गया है कि अप्रचलित तथा प्रचलित सिक्के किस प्रकार से थे 1318 ईस्वी के अंदर, उनके बारे में बताया गया है कि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, त्रिधातुई सिक्के जो सोने चांदी और तांबे को मिलाकर होते थे वो किस प्रकार से बनते थे, उनका जो वजन था वो किस प्रकार से था। ये पूरा विवरण इस बुक के अंदर दिया गया है। ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर। अब ये केवल सल्तनत काल को ही कवर करता है। इसके बाद में लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको परिशिष्ट दिए गए हैं, परिभाषिक शब्दावली दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरी बुक का सार होता है और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे अहले तेग क्या होता है, अहले कलम क्या होता है, इसराफ क्या होता है, अमलाक क्या होता है। ये जो परिभाषिक शब्दावली है वो लास्ट में आपको दी गई। तो इस प्रकार से इस बुक के अंदर बात करें तो 594 पेजों के अंदर तो अध्याय दिए गए हैं और उसके अलावा परिशिष्ट और उनके पेजेज अलग है। ये तो है इसका पहला पार्ट जो सल्तनत काल का है। अब बात करें मुगल कालीन भारत का, तो इस सेकंड पार्ट के अंदर भी मुगल काल को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और यहाँ पर लेखक ने भी बताया है कि एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है नेट की, और जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हो, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको इस बुक के लिए जाना चाहिए। हाँ, पेजेज की संख्या ज़्यादा है। इस जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी पेजेज की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 577 पेज है। तो इस बुक सेकंड पार्ट के अंदर भी पेजों की संख्या खूब है। इसका मतलब निश्चित रूप से आपको मैटर भी इतना ही ज़्यादा मिलने वाला है और एक अलग से आपकी समझ विकसित होगी। मध्यकालीन भारत को जानने के जो आयाम है, नए नए आयामों से आप इस बुक के माध्यम से आप परिचित होंगे। अच्छी बुक है। फ़ॉन्ट की जो साइज़ की बात करूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ तो वही है जो पहला पार्ट था उसी के अनुसार फ़ॉन्ट की साइज़ है, ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं मिलेगी आपको। और हाँ, कहीं जो टॉपिक हैं, जो जिनकी हेडिंग है ना, उनको थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है। फैक्ट की संख्या भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी और विस्तार से समझाया गया है। लास्ट में बात करें कि जो विद्वानों की जैसे यहाँ उपाधियाँ दी गई है, विभिन्न विद्वानों को प्रदत्त उपाधियाँ हैं वो अलग अलग हैं कि किस विद्वान को किस शासक ने कौन सी उपाधि दी। ये जो परिशिष्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सार संग्रह होता है। जैसे गयास बेग है, उसकी उपाधि क्या थी, जहांगीर क्या थी, अकबर को क्या कहा जाता था। इस प्रकार से ये जो परिशिष्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये 2 बुक आती हैं पप्पू सिंह प्रजापत की। और निचोड़ की बात करूं अगर, तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो या आप इतिहास के अध्यापक हो, आप अध्यापन कार्य करवा रहे हो, तो भी आपको निश्चित रूप से इन बुक को पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।